नमस्ते भाइयों, मेरा नाम पूषण है और मैं एक शराबी हूँ। आज मुझे ये विषय दिया गया है कि हाल ही में कॉन्फ्रेंस ने और जनरल सर्विस बोर्ड ने एक निर्णय लिया था कि रिहैब सेंटर्स में काम करने वाले लोगों को सामान्य सेवा में अलाउ नहीं किया जाए। तो क्या ये सही है या गलत? तो दोस्तों, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन नहीं देना चाहता हूँ। मैं हमारा जो इतिहास है वो इतिहास में हम लोग अगर झांक कर थोड़ा बहुत देखते हैं तो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट कोऑपरेशन रहा है सभी ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ अल्कोहलिज्म, इनके साथ में बड़ा करीबी रिश्ता रहा है। इनफैक्ट आज जो एए विश्व भर में फैला हुआ है उसमें हम एए मेंबर्स का जितना रोल है उतना ही या शायद उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा है ये बाकी संगठनाएं जो अल्कोहलिज्म फील्ड में काम करती है। मुझे एक एक्सपीरियंस याद है कि हम दिल्ली में गए थे मिनिस्ट्री को मिलने के लिए, बात करने के लिए कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो 12 स्टेप्स का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सभी रिहैब सेंटर्स में मैंडेटरी किया जाए, क्योंकि अमेरिका में या बहुत सारे प्रगत राष्ट्रों में रिहैब सेंटर्स में 12 स्टेप प्रोग्राम ये मैंडेटरी होता है। तो तभी उन्होंने हमको ये बताया कि हमारे भारत में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड ऐसे हजारों रिहैब सेंटर्स है और इनको अगर रेगुलेट करना हो तो यही हमारे मिनिस्ट्री की ख्वाहिश है कि वो अगर एक स्टैंडर्ड प्लान अगर कुछ बना सके, रिकवरी का कोई अगर स्टैंडर्ड प्लान बना सके तो ये सबसे बड़ी हमारी जीत होगी। और उन्होंने हमको पूछा क्या अगर हम ये मैंडेटरी करते हैं कि हर रिहैब सेंटर्स में एए का कार्यक्रम होना चाहिए तो क्या एए तैयार है कि डिस्चार्ज होने वाले सभी पेशेंट्स को आप बिना मूल्य फॉलो अप करने के लिए तैयार हो? क्या ये वर्कआउट हो सकता है? बस हम तो उनको बोल के निकल आए कि ये वॉलंटरी प्रोग्राम है और हर आदमी ने किस प्रकार से अपनी सेवा देनी हो उसके ऊपर निर्भर होता है। हम इस प्रकार की कमिटमेंट फिलहाल नहीं ले सकते, लेकिन फ्यूचर में हर कर पाएंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि गवर्नमेंट से लेकर, रिहैब सेंटर से लेकर, साइकियाट्रिस्ट से लेकर, सोशल वर्कर से लेकर हर एक व्यक्ति जानता है कि शराब से दूर होने के लिए कई मार्ग है, लेकिन दूर होने के बाद में जिंदगी भर दूर रहना है तो एए का सहयोग और सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ही देखते हैं तो 1940s में 45-46 के आसपास में ये इश्यूज काफी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि हमारे एए में से सोबर होके कुछ लोग जब भी बाहर जाके ट्रीटमेंट सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स के डी एडिक्शन वार्ड्स में काम करने लगे थे तो इस बारे में बड़ा चर्चा हुआ था कि क्या ये सही है। एए का संदेशा इन लोगों को विनामूल्य मिला और ये आज हॉस्पिटल्स में जाएंगे और वहां पर जाकर ये पैसा लेंगे, इस काम का नौकरी करेंगे, इस बात का, ये दीज पीपल आर सेपरेट। तो इसके ऊपर बहुत खूबसूरती से साथ में बिल डब्ल्यू ने कई सारी आर्टिकल्स लिखी हुई है। बट यही सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक बहुत खूबसूरत गाइडलाइन बनी हुई है। आप तो जानते हो कि एए गाइडलाइंस नाम की हमारे पास भी एक किताब है, उसमें एए गाइडलाइंस फॉर एए मेंबर्स एम्प्लॉयड इन द अल्कोहलिज्म फील्ड करके गाइडलाइन है। बहुत संक्षिप्त से ये सभी सवालों को उसने जवाब दिया है। तो उसका जो शुरुआत है, मैं सिर्फ आपको 2 ही पॉइंट्स उसके बताता हूं, बाकी के जो लोग जिज्ञासु है वो और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। पहला पॉइंट है, several years of good uninterrupted AA sobriety would be important in tackling any paid alcoholism job or enrolling in any alcoholism training program. 5 years was mentioned most frequently, but a couple of people suggested 3, यानी कि आज हमारी गाइडलाइंस बताते हैं कि 3 साल से अधिक अगर आपकी सोबराइटी है तो आप समाज के किसी भी अल्कोहलिज्म फील्ड में जाकर जॉब ले सकते हैं। आपके पास एडिक्वेट नॉलेज है, आपके पास में एडिक्वेट श्रद्धा है कार्यक्रम के ऊपर, तो आप ये जॉब ले सकते हो।
इसका मतलब एए ने नौकरी रिहैब सेंटर्स में करने को तो कभी मना किया ही था ही नहीं, और अभी भी हम लोग एनकरेज ही करते हैं। बिल डब्ल्यू का ग्रेप वाइन का एक आर्टिकल है, उसने सिंपली वो सवाल पूछते हैं कि अगर आप एक हॉस्पिटल में भर्ती हो जिसकी नर्स एए मेंबर है तो वो प्रिफर करोगे? आप अल्कोहलिक करके भर्ती हुए हो तो आपको जो सर्व कर रही है वो नर्स अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सदस्य हो, ये प्रिफर करोगे कि ना हो ये प्रिफर करके? तो सब लोग बोले ऑब्वियसली वो ए मेंबर हो तो प्रिफर करेंगे, क्योंकि उसके अंदर सिंपैथी होगी, एम्पैथी होगी। एग्जैक्टली तो बिल डब्ल्यू का वही पॉइंट था कि ये तभी संभव है अगर हमारे लोग बाहर जाके काम करेंगे ही नहीं, अगर अलग अलग संगठनों में, संस्थाओं में, तो हमारी सदस्यता फैलेगी कैसे? ये का संदेश समाज में फैलेगा कैसे? तो ये तो हम लोग खुद एनकरेज करते हैं कि हमारे सदस्य बाहर जाए और अल्कोहलिज्म फील्ड में किसी ना किसी प्रकार से कार्य करे। मोस्ट वेलकम। अब उसी का पॉइंट 2 देखते हैं। Some AAs have held positions as trusted servants in AA and at the same time worked for alcoholism agencies. हमारे में से कई सदस्य ऐसे हैं कि ऐसे अल्कोहलिज्म एजेंसीज में काम करते हैं, रिहैब सेंटर्स में काम करते हैं, हॉस्पिटलों में काम करते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास काम करते हैं, और हमारे यहाँ पर ट्रस्टेड सर्वेंट करके जनरल सेवा में भी काम करते हैं। द जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस हैज अफर्म्ड that an AA employed in the alcoholism field could be eligible for service within the fellowship provided he or she has necessary AA qualification. यानी आप जरूर AA की सामान्य सेवा में सहभाग कर सकते हो। आप रिहैब सेंटर के ओनर हो या काउंसलर हो या झाड़ू मारने वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर AA की सामान्य सेवा के लिए जो कंडीशंस डाली है, जो कि डेलीगेट के लिए 3 साल की सोब्राइटी, ट्रस्टी के लिए 7 साल की सोब्राइटी, अगर ये आप पूर्ण करते हो तो आपको AA में सेवा करने से कोई रोकने का अधिकार नहीं है। ये हमारी AA गाइडलाइंस ही कहती है। चलो ये हो गया गाइडलाइंस। इसके बारे में और जिसको जानकारी लेना हो, डिटेल में समझना हो, भले आप रिहैब सेंटर में काम करने वाले हो या जनरल सर्विस में काम करने वाले हो, आपने ये गाइडलाइंस पढ़ना जरूरी है। ये गाइडलाइंस आपको उपलब्ध है। अगर आप खरीदना चाहो तो शायद 40 रुपए की बुकलेट आती है GSO के पास से। अगर आप फ्री डाउनलोड करना चाहते हो तो AA.org पे जाके ये गाइडलाइंस आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ये हो गया एक भाग, गाइडलाइंस का भाग। आप बोलोगे कि अमेरिका के कॉन्फ्रेंस ने मान्यता दी है, अमेरिका के कॉन्फ्रेंस ने ये गाइडलाइंस बनाई है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम इंडिया में भी ये मान्यता करेंगे। ऐसा भी बोलने वाले हम में से कुछ होंगे ही। इनके लिए मैं इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बनाना चाहता हूँ। जब भी हमारा 1951 में जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस बनाने का प्लान चल रहा था, तब बिल को सबसे ज्यादा अपोजिशन थी फेलोशिप की तरफ से, क्योंकि सबको ऐसे लग रहा था कि ये कॉन्फ्रेंस बनेगी, फिर ये इलेक्शंस होगी, फिर वहां पर झगड़े होंगे, फिर पावर प्लेज होंगे, फिर पैसा इकट्ठा होगा, और ये लोग जिनको हमने इलेक्ट करके दिए ये कल चढ़ के हमारे ऊपर ही दादागिरी करेंगे। हमको नहीं चाहिए, ऐसी कॉन्फ्रेंस भी नहीं चाहिए, जनरल सर्विस बोर्ड भी नहीं चाहिए। तभी जाकर हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट बनाया था। इसका नाम है द ओरिजिनल कॉन्फ्रेंस चार्टर। ये कॉन्फ्रेंस चार्टर में एक एग्रीमेंट हुआ था कि फेलोशिप और ये सामान्य सेवा जनरल सर्विस देने वालों के बीच में कि भाई हम आपको सेवा करने का अधिकार देंगे, लेकिन हमारी 6 कंडीशंस रहेगी। ये अगर मान्यता करते हो तो ही हम अधिकार देंगे। तो वो जो 6 कंडीशंस है, ये हमारा कॉन्सेप्ट 12वां है, जिसको हम लोग वारंटीज कहते हैं। तो वो वारंटीज की सिर्फ मैं आपको 5वीं वारंटी जो है, दैट नो कॉन्फ्रेंस एक्शन एवर विल बी पर्सनली प्यूनिटिव और एन इंसाइटमेंट टू सीरियस पब्लिक कंट्रोवर्सी। अभी आप सोच लो कि कॉन्फ्रेंस ने अगर ये निर्णय ले लिया कि हमारे फेलोशिप के जो भी सदस्य है जो रिहैब सेंटर्स में काम करते हैं, इनको हम सामान्य सेवा का अधिकार नहीं देंगे, तो ये एक्ट पर्सनली प्यूनिटिव यानी पनिश करने वाला हो गया। मैं कहाँ नौकरी करता हूँ या क्या व्यवसाय करता हूँ, इस वजह से अगर आप मुझे मेरे सेवा के अधिकार से वंचित रखोगे तो ये आप मुझे पनिश कर रहे हो, जिसका अधिकार ना कि कॉन्फ्रेंस को है ना कि जनरल सर्विस बोर्ड को है। दूसरी बात, अगर
मैं रिहैब सेंटर ओनर हूं और कल मैं कोर्ट में आपके ऊपर केस दर्ज कर देता हूं कि इन लोगों ने इलीगली मुझे सामान्य सेवा में आने से ये कर दिया है, तो कल 3 चीजें गलत होगी। सबसे पहला तो अन्याय, जो ये मेंबर्स अलग अलग रिहैब सेंटर्स में काम कर रहे हैं उनके ऊपर आपने ये डिसीजन लेके जो अन्याय किया, ये पहली गलती। दूसरी गलती, अभी आप कोर्ट केस के लफड़े में उलझ जाओगे, क्योंकि एक एनजीओ कोई भी रिहैब सेंटर आपको आसानी से स्यू कर सकता है, लेकिन हम एए किसी भी प्रकार के लिटिगेशन के कोर्ट केसेस से हम ये झंझे में समाज के किसी भी वर्ग के साथ हमारा कोई भी पंगा नहीं है, झगड़ा नहीं है, हम इसमें पड़ना नहीं चाहते। तो ये दूसरी दिक्कत होगी। और तीसरी दिक्कत ये होगी कि कल हर एक वर्तमान पत्र, रेडियो, टेलीविजन के ऊपर यही बात छपेगी कि एए बैन्स रिहैब सेंटर्स एंट्री इनटू जनरल सर्विस, और ये पब्लिक इंसाइटमेंट टू पब्लिक कंट्रोवर्सी हो जाएगी। दुनिया भर में इसके चर्चे होने जाएंगे और निगेटिव पब्लिसिटी एए को भरपूर मिलेगी। इस चक्कर में एए में अंदरूनी अंदर ही झगड़े होने लगेंगे और हमारी यूनिटी को धोखा पहुंचेगा, और हम जो अपने आप को बचाने के हेतु ये निर्णय जो ले जा रहे हैं, ये निर्णय के हेतु हम टूट गिरेंगे। दोस्तों, ये हर तरीके से ये निर्णय ये गलत है। इसके अलावा जो छठी वारंटी है, यानी जो छठा प्रॉमिस है हमारा, वो कहता है कि नो कॉन्फ्रेंस एक्ट फॉर कॉन्फ्रेंस विल एक्ट ओनली फॉर सर्विस ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, इट शैल नेवर परफॉर्म एनी एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। हम कोई भी अधिकार हमारे पास में नहीं रखेंगे, कोई भी दादागिरी नहीं करेंगे, बॉसिंग नहीं करेंगे, कोई भी सर्विस ग्रुप या एंटिटी के ऊपर हम डायरेक्टिव्स नहीं देंगे। अभी हाल ही में मुझे पता चला कि किसी एक इंटर ग्रुप के इलेक्शंस के लिए कोई ट्रस्टी लोगों ने तुम्हारे रिजोल्यूशन की कॉपीज बना के भेज दी, और ये रिजोल्यूशन दिखा के इंटर ग्रुप्स को बताया गया कि कॉन्फ्रेंस जो हाईएस्ट बॉडी है उन्होंने ये निर्णय लिया है और आपको ये मानना पड़ेगा, आप रिहैब सेंटर वालों को इलेक्शन में खड़े नहीं होने दे सकते हो। सबसे पहले तो कॉन्फ्रेंस ये इंटर ग्रुप की बॉस है नहीं, हम लोग इनवर्स पिरामिड है, यानी कि सबसे ऊपर है ग्रुप, उसके नीचे है इंटर ग्रुप और उसके नीचे है कॉन्फ्रेंस। तो अगर डायरेक्टिव देना है तो वो इंटर ग्रुप ने कॉन्फ्रेंस को देना है, कॉन्फ्रेंस ने इंटर ग्रुप को कोई डायरेक्टिव नहीं देना है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस कोई एक्ट ऑफ गवर्नमेंट करती ही नहीं है। और ऊपर से वो भी जो ग्रॉसली इन वायलेशन ऑफ ट्रेडिशन, ग्रॉसली इन वायलेशन ऑफ स्पिरिट एंड ग्रॉसली इन वायलेशन ऑफ आवर गाइडलाइंस, ऐसा ये निर्णय हुआ है। मेरे हिसाब से ये पूरी तरह से गलत है। इस विषय में अगर और जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे पास कम से कम 1 डजन आर्टिकल्स है ग्रेपवाइन के जो इस विषय का समर्थन करते हैं, लेकिन आज समय के अभाव में मैं अपने आप को यही रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के ऊपर मुझे अपना मत रखने के लिए, बुलाने के लिए। धन्यवाद।